जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक लाए हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो आज हम ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था यानी कि अस्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम सब माने कि बतलाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं माने कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। आज का टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो आज का जो टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, इसके बारे में हम बतलाने वाले हैं। तो ब्रिटिश कालीन जब माने कि बक्सर की युद्ध और प्लासी की युद्ध हो गया, उसके बाद मैंने हम सब जानते हैं हमने संपूर्ण भारत पर क्या हो गया, संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो अंग्रेजों ने कैसे कैसे भारत को चलाया, उसके लिए माने कि ब्रिटिश कालीन के समय माने अंग्रेज के समय जो भू राजस्व व्यवस्था यानी कि भूमि पर जो व्यवस्था लाया गया था, उसी को माने कि हमको जानना है। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था तीन को पढ़ना है हमको: अस्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो हमको अस्थायी बंदोबस्त पहले जान लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, चलिए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में जान लेते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में तो चलिए अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बात किया जाए, जो लाया कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त यह लाया गया था, अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत में लाया गया था 1790 में। अस्थायी बंदोबस्त कब लाया गया? 1790 में। इस समय के 10 वर्षों के लिए लाया गया। ये मैंने 10 वर्षों के लिए अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कई वर्षों के लिए लाया गया? 10 वर्षों के लिए। इस समय अस्थायी बंदोबस्त का नाम जमींदारी व्यवस्था था। जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था। मालगुजारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त का नाम था मालगुजारी व्यवस्था, या इसी का नाम का था स्तमरारी व्यवस्था। ठीक है, अगर पूछे जाए अस्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम क्या है, तो अस्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम है जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था या स्तमरारी व्यवस्था। ठीक है, और क्योंकि शुरुआत समय में 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था जमींदारी व्यवस्था को, तो बोला था जी अगर मैंने कि अगर कानूनी माने नियम अच्छा रहता है तो हम इसी को लागू करेंगे। तो शुरुआत में 10 वर्षों के लिए लाया था 1790 में, लेकिन यह माने कि फिक्स कर दिया, अस्थायी कर दिया। शुरुआत में जो लाया था 1790 ईस्वी में, तो यह अस्थायी रूप से लाया था। यह 1790 में क्या लाया था? अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से। लेकिन बाद में, इसी के बाद में 1793 ईस्वी में इसको अस्थायी रूप से लागू कर देता है। ठीक है, तो यह माने कि 1793 ईस्वी में अस्थायी रूप से लागू कर दिया जाता है। कौन व्यवस्था? अस्थायी व्यवस्था। तो बात क्या है 1793 में 22 मई के दिन, 22 मई। तो अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? ये नोट कर लीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ है? 1793 में। लेकिन लाया गया था शुरुआत में 1790 ईस्वी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। यह 10 वर्षों के लिए लाया गया था, जो 10 वर्षों के बाद चेंज करेंगे अगर यह रूल नियम कानून अच्छा नहीं होगा तो। लेकिन 1793 में अच्छा लग गया, तो 20 मई 1793 को माने कि लागू कर दिया गया। हम अभी बताया अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। अस्थायी बंदोबस्त लाने वाले व्यक्ति, अस्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, या शुरुआत में 1790 में लाया गया था, और यह अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए लागू किया था। ठीक है, उस समय इसका नाम जमींदारी, अस्थायी रूप से लागू किया गया था, तो इस समय इसका नाम जमींदारी व्यवस्था था। इसी जमींदारी व्यवस्था को मालगुजारी व्यवस्था या स्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इसको अस्थायी रूप से 1790 में लागू किया था, लेकिन इसको अस्थायी रूप से कब लागू किया गया? 1793 में, 22 मई 1793 को अस्थायी रूप से लागू किया गया था। अच्छा, अस्थायी रूप से
अस्थाई लिखे हुए हैं, अस्थाई रूप से लागू किया गया था 1793 को। ठीक है, इसके बाद तो चलिए और जान लेते हैं जी यह अस्थाई बंदोबस्त को लागू कहाँ किया गया था। तो यह अस्थाई बंदोबस्त को और भारत के मैप हम में देखते हैं, तो ये अस्थाई बंदोबस्त को इस भारत के मैप में हम ये बंगाल के एरिया है, इस बंगाल के एरिया और ये झारखंड के एरिया और ये बिहार के एरिया और ये उड़ीसा के एरिया यहाँ पर लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के बाद कुछ उत्तर प्रदेश के बनारस के एरिया में, कुछ उत्तर प्रदेश के माने कि वाराणसी यहाँ पर है, इस एरिया में लागू किया गया था। और दक्षिण भारत के कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में, यानी कि ये उत्तर के कर्नाटक, ऊपर वाला कर्नाटक में लागू किया गया था, उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, यह अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, लागू किया गया था। तो यह अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। बात किया जाए जो अंग्रेजी भूभाग था, जो अंग्रेज जितना कब्जा किया था उसके कितना हिस्सा पर, तो ब्रिटिश भूभाग के 19% हिस्सा पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, चलिए हम अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। यह अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत में 1790 में लाया गया, 10 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से। ठीक है, और जिस समय उसका नाम जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी या इस्तमरारी व्यवस्था यानी कि अस्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम है, इस रूप से जाना जाता था। लेकिन इसको अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया है 22 मई 1793 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद यह कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, और यह कितना ब्रिटिश भूभाग पर लागू किया गया था, तो यह ब्रिटिश भूभाग के 19% हिस्सा पर लागू किया गया था ये अस्थायी बंदोबस्त। इतना माने की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और बात जान लीजिए, अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था। वीवीआई पॉइंट है ये। जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार। अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था। अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था। ठीक है, जमीन का मालिक जमींदार होता था। और मान लीजिए जमींदार माने कि कोई कारणवश खुदा न खास करे अगर ये जमींदार क्या कर जाता है, मर जाता है, तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदार जो होता था, इस जमींदार के बेटा या इसके वंश के कोई व्यक्ति को दे दिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था और माने कि जमीन पर मालिकाना हक जमींदार को होता था। अगर जमींदार मर गया तो जमींदार जब मर जाएगा तो जब ये जमींदारी व्यवस्था इसी के बेटा या इसी के वंश के किसी को दे दिया जाएगा, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, अगर जमींदारी व्यवस्था में इस अस्थायी बंदोबस्त में अगर जमीन का जो होता था टैक्स जमींदार उछलता था। देखिए अंग्रेज दिमाग लगाया, जब क्या करे तो अंग्रेज दिमाग लगाया और अस्थायी बंदोबस्त में माने कि वो क्या किया, एक जमींदार को लेता था, जमींदार को रखा, बोलता था कि हम आपको फिक्स करते हैं, हम इतना रुपया आपसे लेंगे। ठीक है, इतना लेंगे और आप कितना भी लीजिए, किसान से हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ आपसे लेना देना है, जो हम बोलेंगे उतना हमको दे दीजिए, आप कितना भी किसान से लीजिए, वो माने कि हमको माने कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था में अगर जमींदार चुकता नहीं किया, माने कि अंग्रेज को नहीं दे पाया टैक्स, जो जितना टैक्स माने कि फिक्स करता था अंग्रेज, अगर नहीं दिया तो जमींदार पर एक कानून लगता था जिसको नाम है सूर्यास्त कानून। यह सूर्यास्त कानून क्या है जान लीजिए। सूर्यास्त कानून में क्या होता था, तो सूर्यास्त कानून में यह होता था कि अगर कोई जमींदार
अगर समय पर माने कि चुकता नहीं करता था, टैक्स अंग्रेज को नहीं देता था, जैसे अंग्रेज कोई कानून माने अंग्रेज कोई डेट फिक्स कर दिया कि फलना तारीख के सूर्यास्त होने से पहले आपको क्या करना है, टैक्स देना है, लगान हमको देना ही है। तो लगान जो देना है तो सूर्यास्त जितना कानून बोलता था जी इस तारीख के हमको सूर्यास्त होने से पहले आपको लगान देना है। तो अगर सूर्यास्त होने से पहले अगर लगान नहीं देता था तो उस पर कौन सी कानून लगती थी, सूर्यास्त कानून। और जमींदार के घर को जब्त कर लिया जाता था, संपत्ति जब्त कर लिया जाता था, संपत्ति जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, अगर जमींदार न चुकता किया तो जमींदार की संपत्ति जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, जिसके कारण मैंने जमींदार क्या करता था, संपत्ति जब्त से बचने के लिए एक बाहर जो दूर महाजन जो बैठा रहता है शहर में, उससे जाकर के क्या करेगा, माने कि उधार लेगा। तो उधारी व्यवस्था या अदाकारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह जमीन अपना जो संपत्ति गिरवी न रखना कर क्या करता था, ये महाजन से माने कि क्या करेगा, रुपया लेगा। इसीलिए इसको उदारवादी या माने लगा दूर से महाजन से लेगा, इसको क्या बोलता है, अदाकारी व्यवस्था भी कहते हैं। चलिए सूर्यास्त कानून के बारे में समझ गए। और बात किया जाए जो इसमें मैंने किसको कितना फायदा होता था, तो इस कानून में टैक्स यानी कि लगान जो होता था उसका लगान के 1/11 भाग जमींदार लेता था और 10/11 भाग लगान अंग्रेज लेता था। ये बात याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार कितना भाग लेता था। मान लीजिए जो टैक्स वसूला कर आया है कितना, तो टैक्स वसूला कर आया है मैंने कि 11 बोरा आया है, तो 10 बोरा लेगा अंग्रेज और 1 बोरा कौन लेगा, जमींदार। यही था जो 11/1 भाग लेगा, 1/11 भाग लेगा जमींदार और 10/11 भाग लेगा अंग्रेज लेगा। ठीक है, लेकिन ये अंग्रेज तो ले लेता था किससे, तो अंग्रेज ले लेता था जमींदार ले लेता था इतना भाग मैंने अंग्रेज से। जो 11 बोरा अगर अनाज लाया है टैक्स के रूप में, तो 1 बोरा अंग्रेज को होगा, 10 बोरा मैंने 1 बोरा होगा जमींदार को, 10 बोरा होगा अंग्रेज को। लेकिन अगर कोई क्रूर जमींदार होता था तो क्या करता था, मैंने टैक्स तो अंग्रेज से लेता था, जितना फिक्स था उतना मैंने ले लेता था, लेकिन मैंने अत्याचार करता था किसान पर। ठीक है, अत्याचार किसान पर क्या होता था, तो किसान पर स्वाभाविक रूप से अत्याचार होगा, मैंने जमींदार क्रूर होगा तो जमींदार जब चाहेगा जितना चाहेगा उतना टैक्स करेगा किसान पर और उतना टैक्स ले लेगा। ठीक है, इससे जमींदार अस्थाई बंदोबस्त में किसान को बहुत ज़्यादा क्षति होता था और इसमें लाभ किसको होता था, तो लाभ होता था अंग्रेज को। कैसे लाभ होगा लाभ अंग्रेज को, तो अंग्रेज को देखिए अगर कोई और व्यवस्था रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अगर किसान डायरेक्ट किसान से लेता है तो किसान से डायरेक्ट लेने के लिए उसको जाना पड़ता, अपना से आदमी को रखना पड़ता है लाने के लिए। फिर किसान नहीं देता तो उसको सैनिक रख करके धमकाता डिराता तब देता। लेकिन इसमें कोई नहीं करता था, वो आदमी को पकड़ा उसको जमींदार बना दिया और जमींदार को बोल दिया जाए आपको हर एक माने कि सालाना या महीना आपको इतना रुपया देना है। और क्या करता था जमींदार जा करके और किसान से कैसे भी करके उसल करके अंग्रेज को दे देता था। तो अंग्रेज को इससे लाभ है किसी, क्योंकि इसमें कोई घाटा नहीं है, टाइम की बर्बादी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अंग्रेज को लाभ होगा। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आपको आई होप समझ में आया होगा। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में मतलब अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। शुरुआत में यह 1790 में लाया गया, 10 वर्षों के लिए लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। और इस अस्थाई बंदोबस्त को मैंने शुरुआत में जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था और इसका अन्य नाम जमींदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और यह 10 वर्षों में लाया लेकिन अस्थायी रूप से लाया गया था। इसको अस्थायी कर दिया गया 22 मई 1793 ईस्वी को अस्थायी कर दिया गया। और यह कहाँ लागू था, तो यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू था। और यह ब्रिटिश भूभाग के 19% हिस्सा पर मानी कि अस्थायी बंदोबस्त लागू था। अस्थायी बंदोबस्त
बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार होता था। अगर वो मर गया तो उसका बेटा होता था। अगर जमींदार चुकता नहीं करता था टैक्स तो उस पर सूर्यस्त कानून लगता था, जो एक डेट फिक्स किया जाता था। उस डेट के अंदर में जमींदार को उस टैक्स को या लगान को देना पड़ता था अंग्रेज को। अगर नहीं देता तो उस पर सूर्यस्त कानून के कारण संपत्ति गिरवी भी रखनी पड़ती थी, माने संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था, जिसके कारण वो महाजन से रुपया लेकर के महाजन से कैसे भी करके जमींदारी व्यवस्था में दे देता था अंग्रेज को। तो अंग्रेज को फायदा काहे नहीं होगा, उसको क्या दिक्कत है, माने कि कैसे भी करके अंग्रेजों को फायदा है। तो अस्थायी बंदोबस्त सबसे ज़्यादा फायदा अंग्रेज को होता था, सबसे ज़्यादा घाटा किसान को होता था। ठीक है, तो आई होप कि ये अस्थायी बंदोबस्त आपको समझ में आया होगा। तो हम इरेज करते हैं अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो माने कि यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर लिखे थे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। चलिए इसको इरेज करते हैं और थोड़ा उसको नीचे लिख देते हैं, हमको पता नहीं चला था। चलिए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था था। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप माने कि कमेंट कीजिएगा। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था था, सॉरी, अस्थायी बंदोबस्त। चलिए यहाँ पर लिखे हुए थे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो अब आते हैं हम सब रैयतवारी व्यवस्था पे। रैयतवारी व्यवस्था, देखिए रैयतवारी व्यवस्था क्या है। रैयतवारी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो रैयतवारी व्यवस्था में माने चलिए अब शुरुआत करते हैं। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब रैयत माने होता है किसान। ठीक है, रैयत माने होता है किसान। इससे क्या पता चलता है, यानी कि रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होगा? तो रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान होगा। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान होगा। तो चलिए रैयतवारी व्यवस्था की बात किया जाए तो यह रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में लाया गया था। 1792 में लाया गया था। ठीक है, तो रैयतवारी व्यवस्था 1792 में लाया थॉमस मुनरो। कर्नल रीड। तो यह 1792 ईस्वी में माने कि अस्थायी बंदोबस्त को लाया कर्नल रीड। लेकिन यह मुख्य रूप से 1792 में 1820 ईस्वी में लागू किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो। ठीक है, और रैयतवारी व्यवस्था को, रैयत का मतलब होता है किसान, यह 1792 में कर्नल रीड के द्वारा लाया गया। लेकिन इसको पूर्ण रूप से 1820 में लागू किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था में बात किया जाए, जी भारत की कितना भूभाग पर था? ब्रिटिश कालीन जितना भूभाग था, ब्रिटिश भूभाग के 51% हिस्सा था। ब्रिटिश कालीन भूभाग के बल्कि 51% हिस्सा पर था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवारी व्यवस्था। और बात किया जाए रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? कहाँ लागू हुआ था? तो यह ब्रिटिश मैंने देखिए, यह सबसे पहले हम बतलाए जी, यह 1792 ईस्वी में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया 12 महल। ठीक है, 17 से थोड़ा देखिए, दिखाई नहीं देता है होगा, उग नहीं रहा है, 12 महल में।
बारह महल होता है, यह है मद्रास प्रांत के तमिलनाडु में। मद्रास प्रांत के तमिलनाडु में, मद्रास प्रांत के तमिलनाडु में है। और यह 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया बम्बई प्रांत के, बम्बई या मुंबई मुंबई प्रांत में, ठीक है, मुंबई प्रांत एंड असम में लागू किया गया, असम और सिंध में भी कुछ लागू किया गया था, सिंध, ठीक है। देखिए मैंने यह लागू किया गया मद्रास प्रांत यानी कि दक्षिण भारत के इस मद्रास तमिलनाडु के एरिया में, ठीक है, तमिलनाडु के एरिया में माने कि यहाँ पर लागू किया गया। और तमिलनाडु के एरिया में लागू किया गया, तमिलनाडु के मद्रास प्रांत के सबसे पहले लागू किया गया था बारामहल जिला में, तमिलनाडु के बारामहल जिला है, ठीक है, बारामहल में। तो यह तमिलनाडु के बारामहल में सर्वप्रथम लागू किया गया, यह मद्रास प्रांत के तमिलनाडु के बारामहल जिला में। लेकिन इसको यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा बम्बई प्रांत और असम प्रांत और सिंध में भी लागू किया जाता है। ये आप कहाँ लागू किया गया है आपको समझ में आ गया होगा। ये बम्बई प्रांत यहाँ हो गया, क्या बोलता है, ये बम्बई प्रांत इस एरिया में है और सिंध के एरिया ये है, ये ठीक है, सिंध एरिया पाकिस्तान में सिंध पड़ता है, तो सिंध एरिया इधर पर लागू किया गया। और असम में भी लागू किया गया था, असम इस एरिया में पड़ता है, असम, तो असम में लागू किया गया था, ठीक है, यहाँ पे असम है, आपको दिखाई दे रहा है, असम यहाँ पर है, ठीक है। तो असम में लागू किया गया था बम्बई प्रांत, सिंध में लागू किया गया था, सिंध पाकिस्तान के एरिया में अभी वर्तमान में। तो चलिए, तो इतना मैंने हो गया। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था को मैंने यहाँ पर लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में 51% हिस्सा पर मैंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था, लिखे हुए ब्रिटिश भूभाग के 51% हिस्सा पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और इसमें बात की जाए टैक्स के बारे में, टैक्स ब्रिटेन माने ब्रिटिश जो शासक था वो खुद उछलता था कि किसान से। रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स शुरुआत में 60% लिया जा रहा था उपज वाला ज़मीन पर, उपज की ज़मीन पर 60% लिया जाता था। लेकिन जिसमें उपज कम होगा उसमें 50% लिया जाता, अधिकांश जगह पर 50% रैयतवाड़ी व्यवस्था में मैंने टैक्स लिया जाता था उपज वाला ज़मीन पर। उपज कम होता था वहाँ पर 60% आ जाता होता था वहाँ पर 50%, सॉरी, उपज जहाँ पर होता था ऊपर अधिक होता था, अधिक वहाँ पर 60%, उपज जब कम होता था, जहाँ पर उपज कम होता था वहाँ पर 50% मैंने कि लिया जा रहा था। उपज कम हो रहा था वहाँ पर 50% टैक्स लिया जाता था। अधिकांश जगह बाद में फिर 50% ही कर दिया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में 50% टैक्स लिया जाता था। इसमें ज़मीन का मालिक किसान होता था, जमीन का मालिक कौन होता था, किसान होता था। हम बतलाए रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का मतलब होता है किसान। और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में कर्नल रीड के द्वारा सबसे पहले बारामहल जिला में लागू किया गया, जो मद्रास प्रांत के तमिलनाडु में है। उसके बाद 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया, बम्बई प्रांत और असम प्रांत में लागू किया गया। और आपको डेट एगो पूछे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था मुख्य रूप से, तो ये 1820 ईस्वी में लागू किया गया था थॉमस मुनरो द्वारा। अगर एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो अस्थायी बंदोबस्त किस व्यक्ति लागू किया था, मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो, मेन यही है, ठीक है। बम्बई प्रांत और असम प्रांत में, लेकिन सर्वप्रथम कर्नल रीड के द्वारा बारामहल में और मद्रास में लागू किया गया था। अब ब्रिटिश भूभाग की यह 51% हिस्सा पर था, ठीक है। और टैक्स 60% लिया जा रहा था, लेकिन बाद में 50% कर दिया गया। जमींदारी, इसमें जमीन का मालिक किसान होता था। तो हमको बतलाया जाए, हम अभी अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था बतलाया है, किसमें किसान पर ज़्यादा शोषण होगा, किसान पर किस में ज़्यादा शोषण होगा। तो स्वाभाविक बात है इस अस्थायी बंदोबस्त में और रैयतवाड़ी व्यवस्था में अगर तुलना करें तो इसमें होगा बड़ी अस्थायी बंदोबस्त में शोषण। क्यों? क्योंकि इसमें किसान पर शोषण करेगा जमींदार, और इस पर ब्रिटेन क्या बोलता है, उसमें डायरेक्ट मांगने आता था कौन, अंग्रेज आता था माने कि इसमें मांगने। इसमें किसान डायरेक्ट खुद मालिक होता था, तो इसमें माने किसान पर ज़्यादा शोषण नहीं होता था, ठीक है। इसमें मैंने, चलिए, तो आपको अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था आप समझ में आता है। आप मैंने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बतलाते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। चलिए, तो इसको इरेज करते हैं। आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आता है महलवाड़ी व्यवस्था।
महलबारी व्यवस्था। तो महलबारी व्यवस्था में बात किया जाए, महलबारी व्यवस्था ठीक है। तो महलबारी व्यवस्था माने कि लाने वाला व्यक्ति था हार्ट मैकेंजी। हार्ट मैकेंजी ठीक है। हार्ट या हार्ट मैकेंजी ठीक है। और महलबारी व्यवस्था माने कि लाया गया था, मैंने देखिए यह महलबारी व्यवस्था को सर्वप्रथम लाता है 1819 में, 1819 में, लेकिन यह महलबारी व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू कर देता है 1822 में। अगर बोले महलबारी व्यवस्था कब लाया गया है तो 1822 में बोलिएगा, लेकिन सर्वप्रथम इसको लाता है 1819 में और 1822 में लागू कर देता है महलबारी व्यवस्था को ठीक है। और महलबारी व्यवस्था के बारे में अगर और जाने तो महलबारी व्यवस्था क्या बोलता है, यह ब्रिटिश भूभाग के ब्रिटिश भूभाग के 30% हिस्सा पर, क्योंकि 19% लागू किया गया था और 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था और 19% अस्थायी व्यवस्था, 30% लागू किया जाएगा 100% में। ये कौन सी व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन भूभाग में 30% महलबारी व्यवस्था लागू किया गया, 30% व्यवस्था लागू किया गया था ठीक है। और बात क्या की जाए जो लागू सर जी कहाँ किया गया था, मैंने लागू कहाँ किया गया था, तो यह महलबारी व्यवस्था को लागू किया गया था उत्तर प्रांत के यूपी में ठीक है, वो यूपी के हिस्सा में, और मध्य प्रांत के एमपी में, मध्य प्रदेश में ठीक है। और यह पंजाब के एरिया में लागू किया गया था, पंजाब के एरिया में लागू किया गया था कौन सी व्यवस्था, महलबारी व्यवस्था। महलबारी व्यवस्था के बारे में बताया, महलबारी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह 1819 में लाया गया, लेकिन पूर्ण रूप से 1822 ईस्वी में लागू किया गया। यह ब्रिटिश भूभाग के 30% में महलबारी व्यवस्था लागू किया गया। यह उत्तरी प्रांत के यूपी में, मध्य प्रदेश के एमपी में और पंजाब में लागू किया गया। देखिए, और ये महलबारी व्यवस्था में बात किया जाए, महल का शाब्दिक अर्थ, महल का अर्थ माने पंजाब में कहा जाता है महल के बारे में। महल माने होता है, महल का मतलब होता है दो या दो से अधिक गांव की इकाई को महल कहते हैं ठीक है। देखिए, महलबारी व्यवस्था में हम जानते हैं महल का अर्थ होता है पंजाब में 2 या 2 से अधिक गांव की इकाई को महल कहते हैं ठीक है। तो यह महलबारी व्यवस्था में अगर बात किया जाए जमीन के मालिक कौन था, तो इसमें भी जमीन का मालिक किसान था। जमीन का मालिक किसान था, लेकिन जमीन का मालिक किसान था महलबारी व्यवस्था में, लेकिन इसमें क्या होता था, अंग्रेज एक गांव में मुखिया बनाता था, जिसे जमींदार बना दिया, वो ईसाई मुखिया माने कि गांव में था, 1-2 गांव का एक मुखिया बना दिया, अब बोल दिया आपको टैक्स वसूल करके दे देना है हमको ठीक है। तो मुखिया था इसमें माने कि जमीन का मालिक किसान होता था, लेकिन टैक्स उछल करके एक बार में ही गांव से सबसे टैक्स उछल करके मुखिया ले लेता था, अब मुखिया टैक्स दे देता था अंग्रेज को ठीक है। तो इसमें ये बात का अंतर था, जमीन का मालिक किसान था, लेकिन इसमें मुखिया इसमें बीच में आ जाता था। जमीन का जो कोई मुखिया होता था, मुखिया यह क्या करता था, उछल लेता था टैक्स और जा करके दे देता था। इसमें क्या होता था, जो अगर कोई व्यक्ति के पास टैक्स नहीं है तो वह किसी दूसरा व्यक्ति उस समय काम चला देता था,
ठीक है। और दूसरा व्यक्ति काम चला देता था, जिससे यह मालगाड़ी व्यवस्था में मानी कि उतना दिक्कत किसान पर नहीं होता था। लेकिन अगर देखिए, अगर इसमें धीरे धीरे शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन बाद में मुखिया भी जमींदारी व्यवस्था जैसे करने लगा, जमींदारी जैसे करने लगा, बाद में ज़बरदस्ती मानी कि झीट पटोर के चक्कर में किसान से बोलता था ना आपको देना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती में, और अधिक से अधिक लेता था। ठीक है। बाद में माने कि जमींदारी व्यवस्था जैसा हो गया, लेकिन शुरू में यह व्यवस्था सही था। ठीक है। मालवाड़ी व्यवस्था में बात करें कितना लिया जाता था, कितना लिया, 80% उपज का 80% उपज का 80% लिया जाता था शुरुआत में। बाद में 1833 ईस्वी में इसे 60% कर दिया गया। ठीक है। लेकिन 1855 आते आते लॉर्ड डलहौजी द्वारा माने कि इसको 50% कर दिया गया। ठीक है। मालवाड़ी व्यवस्था में शुरुआत में 80% लिया जा रहा था। ठीक है। उपज का लगान 80% लिया जाता है, यानी कि अगर 100 बोरा कोई उपजाता है तो 80 बोरा को नहीं लगाएंगे। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, 50% कर दिया गया मालवाड़ी व्यवस्था में। और यह मालवाड़ी व्यवस्था जब लागू किया गया था, इस मालवाड़ी व्यवस्था जब लागू किया गया था, उस समय बंगाल के मानी कि भारत के गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है। मालवाड़ी व्यवस्था 1922 में लागू किया गया है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1920 में लागू किया गया था, मतलब है। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय लागू किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। यह लॉर्ड हेस्टिंग मैंने 1817 से लेकर के 1617 से लेकर के मैंने 1816 से लेकर के 1823 तक था, 23 तक। इसी समय मैंने कि यह व्यवस्था को 1822 ईस्वी में लागू किया गया है, मालवाड़ी व्यवस्था को। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आप सबको माने कितना हेल्पफुल साबित होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।